जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीजीटी में भूगोल से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग एक एक कर डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों इतिहास से रिलेटेड जो सवाल टीजीटी में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भूगोल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें से जो भी प्रजाति यहाँ पर दिया गया है, एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, ये कोई भी जो प्रजाति यहाँ पर दिया गया दोस्तों वह असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत में नहीं आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो IUCN की रेड डाटा सूची में एशियाई हाथी एवं गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं काला हिरन को कम चिंता का विषय सूची में रखा गया है। याद रखना है, यानी लिस्ट कंसर्न सूची में इसे रखा गया है काला हिरन को। प्रश्नगत दी गई कोई भी प्रजाति असुरक्षित यानी वल्नरेबल प्रजाति की सूची में शामिल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो याद रखना है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार है। वैज्ञानिक वानिकी से वन संसाधनों का ह्रास नहीं होता बल्कि क्या होता है दोस्तों, इससे वृद्धि होता है। उपनिवेश काल में भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कृषि, व्यवसाय, रेल लाइन, वाणिज्य वानिकी और खनन प्रक्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वनों के सिकुड़ने से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन महत्वपूर्ण कारण रहा था दोस्तों। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया। तो यह किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो बीच बचाओ आंदोलन के द्वारा और नवोत्थान के द्वारा जो है दोस्तों इसे प्रचलित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी डी। तो पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को टिहरी में किसानों का बीच बचाओ आंदोलन और नवोत्थान द्वारा प्रचलित किया गया है। इन्होंने यह दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। जबकि तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के तवा जलाशय में संचालित मछुआरों की सहकारी संस्था है। यह पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों से संबंधित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर क्या दिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, डी होता है। यानी इसमें दो जो ऑप्शन दिए गए थे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो याद रखना है दोस्तों, सरदार सरोवर जो बांध है किसको किसको कवर करता है, तो यह कवर करता है गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को एवं मध्य प्रदेश को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों को कवर करता है। यह इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखना है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध है, यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। इस बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो 1445 मेगावाट है। इसके मुख्य बांध की लंबाई कितना है, तो 1210 मीटर तथा ऊंचाई आधार तल से कितना है, तो 163 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। तो अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अत्यधिक अवसाद होने पर बांध द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के कारण भी
बांध से पानी छोड़ना पड़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन बाढ़ों से वृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी क्या होता है दोस्तों, होता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अंतरिम पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना गया, ई माना गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, छत पर वर्षा जल के संचयन को कानून द्वारा क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा को बनाना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने जैसी 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रह भी प्रचलित है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टोका हुआ करते थे। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था दोस्तों, तमिलनाडु, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खाली स्थान उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में कपास, गन्ना एवं चावल के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश था। कृषि रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुछ मुख्य फसलों के उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति इस प्रकार है। चावल की अगर हम बात करें तो चावल में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश। गेहूं में भी जो है दोस्तों चीन आगे है, भारत दूसरे नंबर पर है और रूस जो है दोस्तों इसमें किसमें तीसरे नंबर पर है। गन्ना में ब्राजील जो है दोस्तों पहले नंबर पर है, भारत जो है इसमें दोस्तों दूसरे नंबर पर है और चीन जो है इसमें तीसरे नंबर पर है। कपास की अगर हम बात करें तो कपास बीज के उत्पादन में जो है दोस्तों भारत पहले नंबर पर है, चीन जो है दूसरे नंबर पर है और ब्राजील जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अंतरिम उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर ई माना गया, जो कि गलत है। अतः इसका सही उत्तर क्या होता है, डी होता। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था दोस्तों, तो भूमि सुधार भी था, ग्रामीण बैंकों का निर्माण करना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये सब जो था दोस्तों किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार सरकार के द्वारा किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वर्ष 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए क्या दोस्तों, तो फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। स्वतंत्रता के पश्चात संस्थागत सुधारों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए अंतरिम उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर ई माना गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, डी। नेक्स्ट है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो याद रखना है दोस्तों, झारखंड का जो कोडरमा जिला है वह अब्रक के लिए जो है दोस्तों काफी अब्रक का प्रमुख उत्पादक है, जिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो झारखंड का कोडरमा अब्रक खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अब्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अब्रक की अग्रणी उत्पादक है, याद रखेंगे दोस्तों। राजस्थान का अजमेर क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश का नेल्लौर क्षेत्र अब्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में अब्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। तथा द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग, जो कि आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में क्या है दोस्तों, पूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, याद रखना है, 1854 में बंबई में लगाया गया। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और क्या होता है दोस्तों, स्थूल होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल का उत्पादन कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो मक्का जो है दोस्तों एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं और मटर जो है दोस्तों यह कैसा फसल है? तो यह एक रबी फसल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे हम लोग अरहर के भी नाम से जानते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट शामिल है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च से अप्रैल के मध्य क्या कर लिया जाता है दोस्तों, इन्हें काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की कुछ मुख्य फसलें हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को कौन सा फसल कहा जाता है? तो जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः कौन सा बोया जाता है दोस्तों? तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती इसमें की जाती है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को कि गन्ना जो है दोस्तों उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा साथ ही साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। जौ जो है दोस्तों रबी फसल है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान, 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। कपास क्या है दोस्तों? एक खरीफ फसल है। इसकी बुआई ग्रीष्म मानसून के आगमन पूर्व यानी उत्तर भारत में अप्रैल जून एवं दक्षिण भारत में कब दोस्तों? तो सितंबर अक्टूबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित किए जाता है? तो यह किसके द्वारा बिछाया एवं संचालित किया जाता है? तो नहाई के द्वारा यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग को बिछाया यानी निर्मित और संचालित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिछाए यानी निर्मित एवं संचालित होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रख रखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए अंतरिम पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना गया? ई माना गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो याद रखना है दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में भारत जो है विश्व पर्यटन के मामले में चौथे स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में चौथे स्थान पर था। वर्ष 2022 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 6.19 मिलियन थी। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 305.4% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड सवाल। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बांगर नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
तो जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम दिया गया है। भारत के उत्तरी मैदान को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावड़ के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, सारे के सारे एनसीईआरटी के इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। सभी नदी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या कहा जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपक को खादर कहा जाता है। यह गहन खेती के लिए आदर्श होता है। याद रखना है दोस्तों, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इस पर गहन की खेती की जाती है, याद रखना है। गहन खेती इस पर क्या होता है? गहन की खेती के लिए काफी यह आदर्श मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो सभी को मालूम होगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में याद रखना है चूना, लौह यानी लोहा, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो भारत के मेघालय के मासिनराम में जो होता है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होता है। पहले कहाँ पर होता था? चेरापूंजी में। चेरापूंजी का स्थान किसने ले लिया दोस्तों? मासिनराम ने ले लिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश करती हैं। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रावधान 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है तथा विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम, याद रखना है कि मासिनराम जो है दोस्तों गारो खासी जयंतिया में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैक्सिको में स्लैश और बर्न कृषि को क्या नाम दिया जाता है? ब्राजील में क्या होता है? वियतनाम में क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी मैक्सिको में स्लैश और बर्न कृषि का नाम क्या है? मिल्पा है। ब्राजील में इसे रोको कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। ये एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से एक कॉलम में मतलब एक साइड में नोट कर दिया गया दोस्तों, और वहीं से यह सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से फॉलो कर जाना है, उसे पढ़ लेना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है, भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में भाषण के दौरान भूमिहीन गरीब ग्रामीण किसानों ने उनसे भूमि की मांग की। उनमें उपस्थित श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया दोस्तों, याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कुछ टूथपेस्ट में
चमक किस खनिज से आती है? तो याद रखना है, यह जो चमक होता है दोस्तों वह अब्रक के कारण आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुछ टूथपेस्ट में चमक अब्रक से आती है। दंत मंजन कुछ अपघर्षण खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, याद रखना है, जो कि रियूटाइल, एल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बरौनी जो है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तेल कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के शोधन कारखाने, एक क्षेत्र आधारित, दूसरा बाजार आधारित। दिग्बोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने का उदाहरण है। और ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है, किस कंपनी के बारे में? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी प्रश्नगत दिए गए ऊर्जा शक्ति उत्पादन से संबंधित NTPC व NHPC निगमों को बेहतर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए 14001 ISO प्रमाण पत्र है। जहां NTPC भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है, वहीं NHPC जल विद्युत उत्पादन में योगदान करता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतरिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर ए माना गया, जो कि गलत है। एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से यानी स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर सम्मिलित हैं? तो कौन से शहर को जोड़ता है दोस्तों? तो यह जोड़ता है दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बम्बई इसमें शामिल है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग 6 लेन वाली सड़क परियोजना है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी उच्च सघनता की यातायात गलियारे शामिल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो आजादी के बाद बनने वाला पहला बंदरगाह था दोस्तों कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांडला बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। यह एक ज्वारीय पतन है, ये पॉइंट याद रखना है, पूछा भी जा चुका है ये सवाल बीपीएससी में कई बार। यह जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के औद्योगिक तथा खाद्यान्न के आयात निर्यात को क्या करता है दोस्तों? संचालित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली स्थान निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो कोयला निक्षेप के मामले में जो है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो है दोस्तों समृद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रमों में पाया जाता है। एक है दोस्तों गोंडवाना, जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप जो 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले का निक्षेप दामोदर घाटी यानी झारखंड और जो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है दोस्तों वो झरिया, रानीगंज तथा बोकारो में स्थित है। गोदावरी महानदी तथा सोन नदी घाटों में भी कोयले का निक्षेप पाया जाता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय,
असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि आपसे पूछ सकता है कभी भी सवाल कि टर्शियरी कोयला का निक्षेप भारत में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन जो है दोस्तों चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य देश है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों? तो सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों भारत। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर और वियतनाम जो है दोस्तों 5वें नंबर पर इसमें है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई? तो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था दोस्तों 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी, जिसे 1988 में संशोधन किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे, देश में 33% भाग पर वन लगाना, ये था इसमें शामिल। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पुल का संरक्षण, पेड़ लगाने को बढ़ाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण इसमें शामिल था दोस्तों। छठा है इसमें, निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का क्या करना दोस्तों? विस्तार देना है। ये सब सभी के सभी उद्देश्य इसमें शामिल थे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम निकाला जाता है दोस्तों बॉक्साइट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर लेना है इस पॉइंट को। और लेटराइट चट्टानों से संबंधित है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। उड़ीसा में कहाँ कहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है? कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर तथा कोरापुट में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो लोहरदगा जिले की पैटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। तो झारखंड का लोहरदगा जो जिला है दोस्तों, वह वहाँ पर बॉक्साइट का निक्षेप देखने को मिलता है। कहाँ पर? पैटलैंड्स में। नेक्स्ट है दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा, गोबी मरुस्थल स्थित है चीन में, यानी ए। तो गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, ये याद रखना है। अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ये क्रम याद रखना है कि ग्रेट जो विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट है, सीन नदी किस नगर से होकर बहता है? तो सीन नदी जो है दोस्तों पेरिस नगर से होकर बहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सीन नदी पेरिस से होकर गुजरती है, जबकि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नीचे कुछ शहरों के नाम तथा तट के किनारे स्थित नदियों के नाम दिए गए। आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लेंगे। बर्लिन जो शहर है दोस्तों स्पी नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना जो है दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। बगदाद जो है टिग्रस नदी के तट पर है। और पर्थ जो है दोस्तों स्वान नदी के तट पर स्थित है। और ये सभी के सभी मोस्ट VVI फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। तो विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन कौन करता है दोस्त? कौन सा देश करता है? तो वह करता है दोस्तों भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक भारत है। पटसन को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही आंसर क्या माना था दोस्तों? बी माना गया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होता है? ए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो लौह अयस्क कहाँ पर उपलब्ध नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बिहार में भी लौह अयस्क उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में तो है ही, अभी हम लोगों ने देखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का 95% भाग
ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की कुछ मात्रा बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है दोस्तों सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, याद रखना है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे, जो 8 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पर पहुंचा। 2 साल तक यह अभियान अस्थायी आश्रयों से संचालित होने के बाद पहला अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री को 1983 में स्थापित किया गया। याद रखना दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री को कब स्थापित किया गया था? 1983 ईस्वी में। यह अभियान जिस क्षेत्र में किया गया था उसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। भारत द्वारा अंटार्कटिका में मैत्री, भारती नामक 2 अनुसंधान केंद्र और भी स्थापित किया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को मालूम होगा दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, याद रखना है, तथा यह नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से क्या होता है दोस्तों? अपवाहित होता है। ये याद रखना है। अमेजन नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होता है? तो पेरू से होता है, बोलीविया से होता है, इक्वाडोर से होता है, कोलंबिया से होता है, वेनेजुएला से होता है दोस्तों अमेजन नदी। ठीक है, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। निग्रो और अमेजन नदी के संगम पर मानोल शहर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं रबी की फसल है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पर है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? पंजाब है। 36 नंबर क्वेश्चन है रियो पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था के एजेंडा 21 में निहित है। तो इसमें जो है दोस्तों ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वैश्विक सतत विकास इसमें निहित है दोस्तों एजेंडा 21 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर ही माना है, जबकि राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में अग्रणी कौन सा है दोस्तों? चीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चीन विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश है, जबकि भारत क्या है दोस्तों? इसमें दूसरे स्थान पर आता है। सांसी, मंचूरिया, सांगतुंग चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं तथा अपलेशियन क्षेत्र मिसौरी, ओक्लाहोमा और कन्नास उत्तर अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सभी को मालूम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि यह असम के दिग्बोई में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। दिग्बोई, नहरकटिया और मोरान उगड़ी जन असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात के अंकलेश्वर प्रमुख तेल क्षेत्र है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश टैप में पाई जाती है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ था।
39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो यह चमगादड़ यानी चीन है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। एल्युमिनियम के अन्य प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः इस प्रकार है, रूस है दोस्तों, भारत है, कनाडा है, संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ऑस्ट्रेलिया के यह जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम में स्थित है। याद रखना है कि यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है और सिम्पसन मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह भारत में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।